सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी जी, ये जो माइग्रेशन का इशू रहा पिछले महीनों में, लोग मोस्टली क्या होता है, यूपी बिहार के लोग दिल्ली, महाराष्ट्र, साउथ, जहाँ जिसका मौका मिलता है वो अपने अपने कारोबार के लिए जाते हैं। अब वो लोग वहाँ पहुँचे हैं, काम किया, उसके बाद में लॉकडाउन का इशू आया, जब वहाँ खाने पीने और काम की मुश्किल आई तो वापस आए। कैसे आए वो सब हम छोड़ देते हैं, आज अपने अपने घरों में लोग बैठे हुए हैं। आपको क्या लगता है कि ये मसले कब तक हल हो पाएंगे, और वो लोग जो आज अपने घरों में हैं क्या वो वापस जाकर रिज्यूम कर पाएंगे, या सरकार ऐसा नहीं कर सकती है कि जहां जो लोग आए हुए हैं छोटे शहरों में भी कुछ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनीज को सेटअप करें ताकि लोग बाहर ना जाएं और अपनी जगह काम कर सकें? नहीं हो सकता। इसमें जो कारीगर लौट, जो मजदूर लौट के आया है, वो मजदूर को जाना वहाँ पर ही है। अच्छा। उसको जाना ही हुआ। देखिए, हमारे पास बेरोजगारी बेपनाह है। आज हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने अभी अनाउंस किया था कुछ दिन पहले कि 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो चना 80 करोड़ लोगों को दिया जाएगा 3 महीने तक। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये मान लिया कि 80 करोड़ लोग बेरोजगार हैं, 80 करोड़ लोगों को मदद देने की ज़रूरत है। ये बात तो तय हो गई। इससे बाद ये साबित हो गया कि गरीब 80 करोड़ हमारे मुल्क में मौजूद हैं। ये बात बिल्कुल मोहर लग गई जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब खाने को दे रहे हैं। लेकिन देखिए, 5 किलो गेहूं या चावल से या 1 किलो चने से भला नहीं होता। काम तो करना ही पड़ेगा। और अब हमें इसी कोरोना में अपनी ज़िंदगी गुजारने का आदत डालनी है। अपने आप को बचाते हुए काम भी करना है और कोरोना से भी लड़ना है और अपने बच्चे भी पालने हैं। बेहतर तरीका यही है कि मैं समझता हूँ इंसान को अपना काम करना चाहिए। हम लोग जब तक काम नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ ऐसे ज़िंदगी हमारी और ख़राब होती चली जाएगी। हमें काम तो करना ही पड़ेगा, अब काम करना पड़ेगा और इसी के साथ ज़िंदगी गुजारने का आदत डालनी पड़ेगी कि अपने आप को सेफ करके हमें अपना बिजनेस करना है, जब भी हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है। ये गांव में रहकर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। अभी इससे हटकर एक दूसरी चीज़ है जो करंट अफेयर्स में अगर हम बात कर रहे हैं कि आज विकास दुबे का एक मसला आपने सुना होगा कि आज उनका एनकाउंटर भी हुआ है। ये उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुंडागर्दी के नाम से इतना मशहूर है उत्तर प्रदेश के, दूसरे स्टेट में जाओ तो लोग डरते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी होती है। ये भी हमको देखने को मिला कि 2001 से अब तक ये पनपते हुए यहाँ तक पहुँचे, सरकार की नज़र में आया। ये इतना बड़ा केस हुआ कि आज 8 पुलिस वालों पर गोली चला दी, बहुत बड़ा कांड हुआ है, उनको शहीद कर दिया गया। उसके बाद में आज जब वो पकड़ में आए उनको गोली मार दी। आप इस सब केस को किस तरह से देखते हैं कि उसका वहाँ से निकलना और उज्जैन जाना, अरेस्ट होना या पकड़े जाना या सरेंडर करना, फिर इनकाउंटर हो जाना, इस सब के पीछे क्या लगता है? देखिए, लॉकडाउन जो आपने आज यूपी के अंदर लॉकडाउन शुरू हो रहा है आज से 2 दिन का लॉकडाउन, 10 बजे से आज रात को 10 बजे से 13 तारीख 5 बजे तक का, और हो सकता है ये बढ़ भी जाए। लेकिन अचानक लॉकडाउन का मतलब क्या है, ये सरकार को खूब मालूम है। सरकार बुरी तरह फेल है और ये सरकार का फेलियर होने का सबूत है लॉकडाउन। मैं अच्छी तरह ये जानता हूँ कि सरकार, मैं भी 10 साल सरकार में रहा हूँ, मैंने सरकार चलती हुई देखी है, सरकार में काम कैसे होते हैं। और ये लॉकडाउन जो हुआ है ये सिर्फ अपनी कमी छुपाने के लिए, जनता का दिमाग जो है डाइवर्ट करने के लिए किया गया है, ताकि दुबे के ऊपर कोई बात ना हो, दुबे के लिए कोई आंदोलन ना हो। कहीं ऐसा ना हो कल से कि लोग ये कहें कि इसका आंदोलन करें कि इसके जो इनकाउंटर हुआ है इसके पीछे कौन कौन लोग थे उनको उजागर किया जाए। ये सब उस गेम है। ये सरकारें जितनी भी हैं, अगर ये जनता के लिए काम कर रही होती या जनता के लिए काम करें तो मैं यकीन से कह सकता हूँ हमारे पास इतना पैसा आता है सरकार के अंदर। अगर जनता के लिए अगर ये लोग काम करें तो कोई परेशानी नहीं आए। ये जितना भी काम आज घटना हुई है
ये सारी की सारी ये मिली भगत है। ये ड्रामा की तरह पेश किया गया कि एक बता दीजिए आप, जो आदमी इतना बड़ा गुंडा है उसको एक छोटा सा, वो एक यादव है, उसने अरेस्ट कर लिया उसको वहाँ पर, जो सिक्योरिटी गार्ड था। जब वो नहीं भागा, ज़रा सोचिए आप, जब वो वहाँ नहीं भागा तो इन STF से कैसे लोगों के बीच में भागेगा। ये सब कहानियाँ हैं। हमें मालूम है पुलिस का तरीका क्या है। पुलिस ने अपना काम कर लिया और बहुत से राज जो दिल में थे वो दिल में चली गई। मैं ये नहीं कहता कि वह मरा, मुझे तो ऐसा आदमी मरना चाहिए जो समाज के लिए ख़राब हो। मैं इसका पक्षान नहीं हूँ, चाहे कोई भी हो, जो समाज को नुकसान पहुँचाए, वो उसका समाज में रहने का कोई हक नहीं है। उसमें उसका कोई हक नहीं है समाज में रहने का। समाज में बहुत से ऐसे लोग आज भी हैं और 80% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ मजदूरी करते हैं और अपने बच्चों को पालते हैं और खाना खाते हैं। अगर उन बेचारों को अगर गुंडागर्दी से कोई आदमी परेशान करे तो वो तो बेचारे अपनी बात कहने लायक भी नहीं रहते, बेचारे अपने जुल्म बर्दाश्त करके रह जाती हैं। तो मैं तो ऐसा ये कहूँगा कि जो जुल्म करता है उसको इस दुनिया में, इस शहर में, इस मुल्क में रहने का कोई हक नहीं है। दुनिया चला गया बहुत अच्छी बात, लेकिन जुल्म करने वाले के पीछे कौन कौन लोग थे जो जुल्म कराया करते थे, वो एक दिन में तो पैदा हुआ नहीं। 20 साल तक उसने राज किया। उन राज करने वालों में उस पर किस किस का हाथ था वो उसके दिल में चला गया, वो उसके साथ चला गया राज। ये बड़ी बात है। बल्कि अगर CBI जांच हो तो इसमें निकल के आना चाहिए कि आखिर इसको पालने वाले लोग कौन कौन थे, जिन्होंने इसको पाला दुबे को, वो कौन लोग हैं। उनका चेहरा उजागर होना चाहिए, दुनिया के सामने चेहरा आना चाहिए कि आखिर सफ़ेद पोशों के पीछे कैसे कैसे काले चेहरे और कैसे कैसे काले दिल वाले यहाँ पर सफ़ेद कपड़े पहन के घूम रहे हैं। सफ़ेद कपड़े पहनने का एक मैसेज है। सफ़ेद कपड़े वो पहनता है जो ये मैसेज देता है कि मेरे दामन पर दाग नहीं है। इन सफ़ेद कपड़ों का मतलब ये नहीं है कि कोई मकसद नहीं है। इन सफ़ेद कपड़ों का मैसेज है कि मेरे दामन पर दाग नहीं है, इसलिए मैं सफ़ेद कपड़े पहनता हूँ। राजनीति अगर नीले कपड़े पीले कपड़ों में पहन करो तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक सफ़ेद कपड़े पहनने का एक मैसेज है। तो इन लोगों के पीछे सफ़ेद कपड़े पहन के जो घूम रहे हैं गुंडे, उनके पीछे किन किन का हाथ था, दुबे के पीछे किन किन का हाथ था, कौन कौन उसको पालते थे, कौन कौन उसको संरक्षण देते थे, इनका सबका उजागर होना चाहिए और सामने आना चाहिए आखिर ये क्या है, कौन लोग हैं। 2001 से, अभी आपने कहा 20 साल से ये आदमी पनप रहा था। 17 से पहले उत्तर प्रदेश के अंदर आपकी सरकार थी, समाजवादी पार्टी की। ये आदमी जब 2001 से अपने काम में एक्टिव था तो क्या आपकी सरकार की, आपकी पुलिस की निगाह पे नहीं गई थी? बिल्कुल 100%। मैं आपको बताऊं, ये ऐसे लोगों के ऊपर बड़े बड़े नेताओं का हाथ होता है। ये लोग ख़ास तौर से पाले जाते हैं, ये कोई एकदम पैदा कोई हो जाते हैं। ये कहीं ना कहीं इनके ऊपर हाथ था उन लोगों का जो सत्ता में थे। तो सत्ता में ऐसे लोगों को कोई हक नहीं बना रहने का जो गुंडे पालते हो। जब आप गुंडे पालोगे तो नुकसान तो वो जनता को ही पहुंचाएंगे। तो ऐसा ना नेता को रहने का हक है, ना गुंडे को रहने का हक है। मैं तो कहूँगा कि ऐसे नेता को भी रहने का हक नहीं है जो गुंडे पाले। तो क्या ये कहना गलत होगा कि आपकी सरकार की सरपस्ती में भी वो पलते थे? मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, कोई भी हो, मैं सबके नहीं कह रहा हूँ, कोई भी हो। आपसे मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा, क्योंकि आप एक पॉलिटिशियन हैं और आप कई साल आप MLA भी रहे हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस है कि हमारे भारत के अंदर अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग तरह के सिनेरियो देखने में आता है पुलिस को। पूरा भारत एक है, पुलिस पूरे भारत की एक ही, लेकिन जैसे महाराष्ट्र पुलिस बहुत स्ट्रांग है, दिल्ली पुलिस स्ट्रांग है, साउथ में स्ट्रांग है। उत्तर प्रदेश की पुलिस में इतनी वीकनेस वाली बात क्यों नजर आती है जब कभी? लेकिन हमने ये देखा है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस को अगर पूरी तरह से लिबर्टी और सपोर्ट मिलता है सरकार का तो वो किसी भी काम में पीछे नहीं रहती, बहुत अच्छे काम करके दिखाएं। लेकिन कहीं कहीं उसकी कमजोरी जो नजर आती है, ये क्या वजह है? जब से एक मिसाल है, पुलिस वालों से कभी कभी हम पूछते हैं, भाई आप लोग कल तक तो हमारी बात करते थे और आज आप किसी और की बात कर रहे हो। जब से जातिवाद का यहाँ पर अगर
किसी ब्राह्मण की सरकार आ गई तो आप देखें जितने ब्राह्मण होते हैं थानों के अंदर सबको चार्ज उनको ही मिलता है। अगर किसी ठाकुर की सरकार आ गई तो आप देखें डीएम से लेके एसएसपी से लेके और थानों से लेके सारा का सारा चार्ज उनको ही मिलता है। अगर किसी यादव की सरकार आ गई तो सारा का सारा चार्ज उनको ही मिलता है। ये जातिवाद का जो चक्कर पड़ा है और जातिवाद के चक्कर में जो इंसाफ नहीं कर पाते, अगर पुलिस को खुली छूट हो जाए इंसाफ करने की, सही काम करने की, असल में सरकार के मुताबिक चलती है पुलिस, जैसे ऊपर से आदेश आता है काम वही करती है पुलिस। तो देश प्रेम कम और जाति प्रेम, देश प्रेम तो है ही नहीं। अपनी अपनी जाति के हिसाब से, हाँ, जाति हिसाब से हम अपने अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती हैं, अपने आकाओं को खुश करने के लिए काम करती हैं। जब बहन जी की सरकार आती है तो हमारे जाटे भाइयों को चार्ज मिलता है सब। तो ये चीज़ें अगर जब तक ख़त्म नहीं होंगी, जब तक कुछ नहीं होगा। जब लोग, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये सोच ले कि मुझे तो सरकार किसी की भी आए, मुझे ईमानदारी से काम करना है, तो ना तो नेता की चलेगी ना किसी बदमाश की चलेगी। जो सही काम करना होगा एडमिनिस्ट्रेशन वही काम करेगा। तो मैं समझता हूँ अधिकारियों की अपनी जिम्मेदारी पूरी हो सकती है, वरना अधिकारी दबाव में काम करते आए हैं और करते रहेंगे। आखिर में जनता के लिए आपके तरफ से क्या मैसेज होगा कि जिस मुश्किलों से आज सरकार की तरफ से ये बार बार लॉकडाउन लगाया जा रहा है, खोला जा रहा है, लोग घरों में बैठे हैं, लोगों ने जो पहले सोशल वर्क किया था वो अब वापस बंद हो गया, ना खाना बैठा जा रहा, ना राशन बैठा जा रहा, लोग सर्वाइव कैसे करेंगे? सरकार के लिए आपकी तरफ से क्या सजेशन और लोगों के लिए क्या मशवरा है? मैं तो सरकार से यही कहूँगा कि सरकार ज़्यादा ध्यान अब अपने काम पर दे। सरकार को चाहिए कि देखिए बिना बिजनेस के काम नहीं चलेगा। सरकार अगर बिजनेसमैन को ज़रा छूट देगी, आगे बढ़ाने का काम करेगी तो ही काम चल सकता है। हमारी सरकार ने एक बहुत अच्छा काम अभी करने जा रही है, स्वदेशी वाला। ये बहुत अच्छा काम है। अगर चाइना का काम हमारा कम होता है और स्वदेशी काम हमारा आगे आता है तो इससे रोज़गार लोगों को मिलेगा, हर फील्ड में मिल जाएगा। क्योंकि चाइना इतना हावी है, आप किसी के घर में चले जाइए, आप मेरे घर में आ जाइए, तो 50 में से 10 चीज़ें ऐसी हैं जो चाइना की होंगी। अगर वो चाइना की नहीं होंगी और हमारे देश के हाथ की होंगी, हमारे अच्छे कारीगर के हाथ की होंगी, थोड़ा सा 19 हो सकता है हम वो फिनिश ना दे पाएँ। लेकिन हम अगर ये सोच लें कि हम सब लोग, जनता से मैं यही अपील करता हूँ कि जनता का ये सोच ले कि हमें बाहर की चीज़ों को इस्तेमाल नहीं करना है। वैसे ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि जब आदमी कोई चीज़ लेने जाता है तो ये सोचता है कि मैं अच्छी से अच्छी और सस्ती से सस्ती लूँ। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम ये है, हमारा जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है उसको सरकार की तरफ से कोई सहयोग नहीं मिलता, इसलिए वो बेचारा पनप नहीं पाता, अच्छी चीज़ नहीं बना पाता। बैंक से लोन नहीं मिलता, अधिकारी उसको दबाता है, सेल टैक्स वाले उसको दबाते हैं, इनकम टैक्स वाले उसको दबाते हैं, लेबर वाले उसको दबाते हैं। तो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को जब तक आप आगे नहीं बढ़ाएंगे, ना तो रोज़गार मिल पाएगा जनता को। और हमारी जनता को ध्यान में ये बात होनी चाहिए कि मैं अपने देश की चीज़ों को ही ख़रीदूँगा। तो मैं समझता हूँ ये देश सेवा हुआ, देश की सेवा होगी। ये देशभक्ति का सबसे बड़ा सबूत यही होगा कि हम अपने देश की बनाई हुई चीज़ों को ख़रीदें, वही इस्तेमाल करेंगे, चाहे थोड़ी से अच्छी कम हो, लेकिन हम इस्तेमाल वही करेंगे। तो ये तो हमारी है। मैं आप लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि अपने देशवासियों से, जो मेरी आवाज़ जहाँ भी जा सकती हो, कि आप अपनी अपनी इस्तेमाल की चीज़, अपने देश की बनाई हुई चीज़ ख़रीदें। हो सकता है आपका बिजनेस स्वदेशी हो, आपको बुरा लग रहा हो मेरी बात को, लेकिन आप ज़रा सोचो, मेरे खाली खुश रहा, मेरे परिवार खुश रहे और मेरा पड़ोसी भूख से मर जाए, तो क्या मुझे ये अच्छा लगेगा? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सब खुश होंगे जब भी मुझे खुशी मिल सकती है, और सब खुश जब रह सकते हैं कि हम एक दूसरे का ख्याल रखें कि जब तक हम अपने देश की चीज़ बनाई हुई नहीं खरीदेंगे तो हमारे मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिलेगी, और जब मज़दूर को मज़दूरी नहीं मिलेगी तो उसके बच्चे आगे नहीं बढ़ सकते, सर्वाइव नहीं कर सकते। इसलिए अपने देश के बच्चों के लिए आप अपनी चीज़ को इस्तेमाल करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, और ख़ास तौर से
आपका शम्स साहब कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया। और मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि सरकार ऐसा ना हो कि कल चाइना की चीज़ें फिर खोल दे। चाइना हमें बर्बाद कर देगा, ये ख्याल रखना। चाइना हमें तब बर्बाद कर देगा, हमारे जितने हैंड वर्क था, हमारा वक्त था, वो सब ख़त्म हो गया। हमारे जितने मज़दूर थे, पहले हमारे दिए जलते थे तो वो दिए मिट्टी की होते थे, आज वो दिए सब चाइना के यहाँ से आते हैं। भगवान की मूर्तियाँ हमारे लोग मिट्टी से बनाते थे, आज वो सब चाइना से आते हैं। हम कपड़े बच्चों के छोटे छोटे बेल्ट जूते सब हमारे इंडिया में बनते थे, आज वो सब चाइना से आते हैं। चाइना को खूब मालूम है कि हिंदुस्तान से बड़ी मार्केटिंग दुनिया में कहीं है ही नहीं। यहाँ पर 130 करोड़ लोग निवास करते हैं। अगर 1% भी कोई अगर एक चीज़ कोई लेगा 1%, तो 1 करोड़ 30 लाख वो चीज़ बिकेंगी। इतनी बड़ी तो मंडी कहीं है ही नहीं, इतनी बड़ी तो मार्केटिंग कहीं है ही नहीं। इसलिए पूरी दुनिया की नज़र हिंदुस्तान पर रहती है। हम यही कहेंगे, हम कम अच्छा इस्तेमाल करेंगे लेकिन करेंगे अपना। एक अपील और करना चाहता हूँ और बहैसियत हिंदुस्तानी करना चाहता हूँ। आप ये कहेंगे कि आप खुद नेता हैं। हिंदुस्तान जो चलेगा वो एकता के नाम पर चलेगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक होकर चलेगा। अगर इनमें से किसी को भी आप किसी की नेता के कहने पर, किसी पार्टी के कहने पर आप इनमें से किसी को भी एक को भी हटा देंगे आप, तो ये याद रखना, देश आगे नहीं बढ़ सकता। देश बढ़ेगा एकता से, देश बढ़ेगा हम सबके एक से। हमारा मज़हब अलग हो सकता है, आपका मज़हब अलग हो सकता है। आज जरा सोचिए, 40 साल पहले, मेरी उम्र 55 साल की है, मुझे खूब याद है जब मैं अपनी नानी की जाया करता था तो मेरी नानी के पड़ोसी हिंदू भाई हुआ करते थे। उनको मुझे उस परिवार में मुझे जाने के बाद में ऐसा लगता था कि मैं अब मेरी नानी नाना का घर है, ये भी हिंदू भाइयों का। हमें वो ही एकता अपनानी पड़ेगी। जब तक हम इन घटिया नेताओं के चक्कर में फंसेंगे तो हम भी बर्बाद होंगे, हमारा देश भी बर्बाद होगा। देश एक ही नाम पे चल सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई। और इनमें से किसी को आप हटा देंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। देश में ऐसे ही अफरा तफरी रहेगी, देश के अंदर ऐसे ही कोरोना पैदा होते रहेंगे, क्योंकि भगवान सबका है, अल्लाह सबका है। अगर उसकी मखलूक को परेशान करोगे, उसकी मखलूक को ऊपर अगर आफतें डालोगे तो 100% पूरी दुनिया के ऊपर आफतें आएंगी। और ये आफतें आ रही हैं। हमें वही हिंदुस्तान चाहिए जो मेरे पहले हमारे राम का राज चाहिए, जो हमारे असली राम थे। रावण का राज नहीं चाहिए, हमें राम चाहिए। कैसे राम का राज चाहिए? जिसमें सब खुश रहें। हमें उस राम का राज चाहिए जिसमें सबको रोटी रोज़ी खुशहाली मिले। हमें वो दिवाली चाहिए जिसको हम सब लोग मिलकर मनाएं। हमें वो ईद चाहिए जिसमें हम सब लोग मिलकर सेवई खाएं। हमें गुरु नानक का त्यौहार चाहिए जिसको हम सब लोग मिलकर मनाएं। इन त्योहारों से ही तो हमारी तरक्की है। ये जब हम सब लोग त्यौहार मनाते हैं, यही तो हमारी तरक्की का राज है। अगर इनमें से एक भी आप परेशान करोगे किसी को, चाहे हिंदू को, मुस्लिम को, सिख को, ईसाई को, मैं यकीन से कह सकता हूँ ना देश आगे बढ़ेगा, ना आप आगे बढ़ेंगे, ना मैं आगे बढ़ूँगा। हाजी जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। आज हम सबको इस पर गौर करने की बहुत ज़रूरत है। जिस तरह सरकार ने अभी चाइना की ऐप को डिलीट करने का ऑर्डर दिया, सिर्फ एक ऐप से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी जितनी डिटेल्स अभी हाजी जी ने बताई हैं, ये हम सबको देशभक्ति साबित करने का सही मौका है कि हम चाइना की तमाम चीज़ों को बायकॉट कर दें और हमारी गवर्नमेंट हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट को, स्मॉल इंडस्ट्रियलिस्ट को अगर फाइनेंशियल सपोर्ट दे, लोन ईजी कर दे, प्रोसेस ईजी कर दे, तो लोग वापस रिवाइव कर सकते हैं अपने बिजनेस को जो लॉकडाउन के दौरान बैठ चुके हैं। जिस तरह से लोगों के दरवाजे में बेरोजगारी अगर दस्तक दे रही है, वो वापस से अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, इज्जत से रोटी कमा सकते हैं, खुशहाली ला सकते हैं। अनेकता में एकता की बात जहाँ तक कही जाती है कि अगर हम सब लोग दीन धर्म को भूल करके अपने आप को एक इंसानियत के धर्म को समेट कर और एक दूसरे से मिलकर अपनी मजबूत अखंडता को दिखा दे, तो हमारे हिंदुस्तान के अंदर, हमारे भारत के अंदर वो सब कुछ हम कर सकते हैं जो दूसरे लोग नहीं कर सकते। चाइना अगर हमसे
बिजनेस कर सकता है, तो क्या चाइना का प्रोडक्शन हम नहीं कर सकते? क्या हम लोग इतने गए गुजरे हो गए? जो चीज़ें वहाँ बनती है उससे बेहतर हम बना सकते हैं, बशर्ते कि सपोर्ट हमें को मिलनी चाहिए गवर्नमेंट से, और हमारे लोगों के अंदर ये डिसीजन पावर होनी चाहिए कि हमें काम करना है, ना कि इस पर कि सोशल मीडिया पे एक दूसरे पर उंगली उठाते रहे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, अपना तेरा के नाम पर, पार्टी के नाम पर। ये सब चीज़ें पीछे रख दीजिए। भारत को अगर आगे लेके जाना है तो हम सबको साथ मिलकर लड़ना होगा, हम सबको मिलकर आगे चलना होगा। हमारा भारत मजबूत हो सकता है, चाइना क्या, किसी की औकात नहीं है जो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके, बशर्ते कि हम लोग मिलकर रहें। अगर हम लोग आपस में लड़ते रहेंगे, लोग फूट डालते रहेंगे धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, तो हम लोग एक एक करके कुटते रहेंगे, पिटते रहेंगे, लुटते रहेंगे, और हमारा कुछ नहीं हो सकता। बहरहाल इन्हीं बातों के साथ मैं सरकार से फिर अपील करता हूं कि हमारे लोगों का बिजनेस बढ़ाने के लिए लोन ईजी करा जाए, उनको सपोर्ट की जाए, उनके टैक्सेस कम किए जाएँ, जिससे कि ज़िंदगी फिर से शुरू हो सके। आप देख रहे हैं विरासत टीवी, आपकी पसंद, देखते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।